Hey friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about Mac Flecknoe by John Dryden. So स्टार्ट करने से पहले आपने अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बात कर रही हूँ मैक फ्लेक्नो के बारे में, जो कि ड्राइडन ने लिखा था। इन्होंने इस पोएम को इसलिए लिखा था क्योंकि वो जवाब देना चाहते थे शैडवेल को। तो उन्होंने इस पूरी पोएम में इस बात को बताया हुआ है कि किस प्रकार से शैडवेल जो है एकदम नॉनसेंस से पोएम्स करता है और वो एकदम नॉनसेंस टाइम पे है, और यहाँ पे और भी लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया है इस पूरे पोएम में। अब ऐसा ड्राइडन ने क्यों किया? क्योंकि वो उनका एक फ्रेंड हुआ करता था थॉमस शैडवेल, और शैडवेल ने इनकी मजाक बनाने के लिए कि एक पोएट्री लिखी थी जिसके जवाब में इन्होंने मैक फ्लेक्नो लिखा है। अब मैक फ्लेक्नो में जो मैक है इसका मतलब होता है बेटा, और जो फ्लेक्नो है इसका मतलब होता है फ्लेक्नो मीन्स ये एक किंग है फ्लेक्नो जिसको कैरेक्टर दिया इन्होंने, और उनका बेटा यानी कि मैक फ्लेक्नो यानी कि शैडवेल। तो पूरी की पूरी पोएम हम शैडवेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्स्ट इस प्रकार है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, यानी कि ह्यूमन थिंग्स जो हैं वो एक न एक दिन नष्ट होने वाली चीज़ है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे, और जब भाग्य का बुलावा आएगा तो धरती पे चाहे राजा हो या रंग हो, उसे एक दिन इस धरती से जाना पड़ेगा। दिस फ्लेक्नो फाउंड हु लाइक अगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्न लॉन्ग। जैसे ऑगस्टस ने बहुत ही लंबा शासन किया था, वैसे ही फ्लेक्नो ने भी बहुत ही लंबा शासन किया था। तो अब फ्लेक्नो यहाँ पे सोच रहा है और उसको ये चीज़ एहसास हो रहा है, उसको ये चीज़ पता चली है कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स को एक दिन नष्ट हो जाना है धरती से, कोई राजा रंग को उसे नष्ट हो जाना है, तो ये सोच रहा है एक दिन मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, तो मेरा ये जो सक्सेस है, जो मेरा ये राज है, इसको चलाएगा कौन। तो आगे इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि फ्लेक्नो कैसा राज चलाता था। तो बताया गया है कि इन प्रोज एंड वर्स वाज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द रिलम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्लेक्नो था उसका जो शासन था वो नॉनसेंस का शासन था, मतलब कि इतना बड़ा नॉनसेंस, इतना फूलिश वाला शासन था, बेवकूफ़ों वाला शासन था, या बकवास शासन था जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका जो बकवास शासन था या बेवकूफ़ी भरा शासन था, उस टाइम का वो जो प्रोज और वर्स हुआ करते थे, यानी बकवास प्रोज एंड बकवास वर्स, उसका वो बादशाह था, और उसके सामने ऐसा कोई सानी नहीं था जो उसके सामने टिक सके। तो इसलिए लिखा है विदाउट डिस्प्यूट ही वॉज प्रोज एंड वर्स ओन्ड, मतलब उसका बादशाह था। This aged prince, now flourishing in peace and blessed with issue of a large increase, worn out with business, did at length debate and to settle the succession of the state। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये एज्ड प्रिंस है यानी कि फ्लेक्नो, जो कि अब एज्ड हो चुका है यानी बूढ़ा हो चुका है, नाउ फ्लोरिशिंग इन पीस, उसने अपना जो राज्य है नॉनसेंस वाला उसको बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति के साथ चलाया था, और उसको फ्लोरिशिंग किया था, काफ़ी ग्रो किया था। और ग्रो किस में किया था? नॉनसेंस में। मतलब इस नॉनसेंस को इतना बढ़ाया था, इतना ग्रो किया था कि अब वो सोच रहा है, उसके पास अब वो ब्लेस विद इशू के साथ, मतलब कि अब वो दुविधा में है, उसको ये इशू हो रहा है, वो सोच रहा है कि अब मेरे बाद ये जो मेरा स्टेट है, मेरा जो राज्य है, जो ये मेरा राजकाज है, इसको कौन चलाएगा। तो वो कह रहा है वन आउट विद बिजनेस डिड एट लेंथ डिबेट, और उसकी ये सोच बढ़ती ही जा रही है और वो इस डिबेट में फंसता जा रहा है, और वो बहुत लंबी सोच में पड़ गया है कि ये डिबेट का कारण बन गया उसका कि ये बिजनेस अब आगे कौन चलाएगा। ये उस डिबेट में फंस गया है और कह रहा है टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो सक्सेशन है, जो उत्तराधिकार है, ये किसको जाएगा मेरे स्टेट का, और कौन मेरे स्टेट का उत्तराधिकारी बनेगा और इसको चलाएगा। आगे की लाइनों में कहता है एंड पॉन्डरिंग विद विच ऑल his sons was fit to reign and wage immortal war with wit। इन लाइनों में कहता है फ्लेक्नो कि पॉन्डरिंग का मतलब है सोचना। वो सोच में हो गया है कि वो कौन सा मेरा बेटा होगा जो कि
रेन कर सके यानी कि रूल कर सके, और जिसकी जो इमॉर्टल वेज होगी, इमॉर्टल जो उसकी शक्ति होगी या सोचने या काम करने की, वार विद विट, यानी जो कौन सा मेरा बेटा होगा जो इतना बड़ा अक्ल का दुश्मन होगा, यानी कि वो जो इतना बड़ा फूल होगा और जो अपने बुद्धिमत्ता से वार कर सके, यानी कि अक्ल का दुश्मन होगा। तो कह रहे हैं आगे, क्राइड डिसरिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल मी। और आगे कह रहे हैं कि वो चिल्ला उठा, फ्लैक्नो चिल्लाकर बोला कि ये रिजॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन जो भी मेरे माइंड में उठ रहा था, और नेचर ने मुझे जवाब दे दिया। नेचर प्लीड्स, नेचर ने कहा, जवाब दिया कि शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल यू, वही रूल कर सकता है तुम्हारे सक्सेसर के रूप में जो तुम्हें रिजेंबल करे, मतलब जो तुम्हारे जैसा हो या तुम्हारे जैसा सानी हो या तुम्हारे समान हो, इस तरीके से। आगे कह रहे हैं, शैडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स मेच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स। और कह रहे हैं कि शैडवेल ही वो व्यक्ति है, अकेला वो व्यक्ति है शैडवेल, जो कि मेरी परछाई है या मेरा शैडो है या मेरी इमेज है, जो कि जिसके अंदर मुझे अपनी छवि दिखाई देती है। परफेक्ट इमेज बियर्स का मतलब है जिसके अंदर मेरी परफेक्ट छवि दिखाई देती है। और जो डलनेस का मतलब है बेवकूफ़ी, तो डलनेस का यानी कि बेवकूफ़ी का पक्का है, जो बेवकूफ़ी में एकदम पक्का है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, टेंडर ईयर्स का मतलब है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से बेवकूफ़ी में एकदम पक्का है। आगे की लाइनों में कहते हैं, शैडवेल अलोन ऑल माई सन्स इज ही हु स्टैंड कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी। और कह रहे हैं कि ये मेरे सारे बेटों में शैडवेल ही ऐसा अकेला बंदा है जो कि मेरी उम्मीद के अनुसार बेवकूफ़ी के ऊपर यानी कि स्टूपिडिटी के ऊपर एकदम खरा उतरता है। तो आगे कहते हैं, द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस बट शैडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस। ये कह रहे हैं कि जो बाकी के हैं, रेस्ट ऑफ सम मतलब जो बाकी के हैं उनमें से तो कुछ मीनिंगफुल बातें कभी कभार बहाने से या कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन शैडवेल ही ऐसा बंदा है जो नेवर डेविएट इनटू सेंस, वो कभी सेंस से नहीं मिलता है, कभी भूले भटके से भी सेंस की बात नहीं करता है, मीनिंगफुल बात नहीं करता है। आगे कह रहे हैं, सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर साउल में फॉल स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ ल्यूसिड इंटरवल। कह रहे हैं कि उनमें से और कुछ हैं जो कभी कभार विट की रोशनी यानी कि बुद्धिमत्ता की रोशनी या अपने माइंड की रोशनी डाल देते हैं बातों पे, या उनमें से या दुनिया की बात भी कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसे और भी सॉल हैं, ऐसे और भी आत्माएं हैं जो कभी कभार, एक्चुअली यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो और बेवकूफ़ हैं ना, उनमें से भी कुछ लोग कभी कभार बुद्धिमत्ता की बातें कर लेते हैं। वो अपने वीट का बीम्स जो है, वीट की जो किरणें हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता की जो परछाई है या किरण है, वो अपनी बातों पे डाल देते हैं। लेकिन जो ल्यूसिड इंटरवल के मतलब बेवकूफ़ी की बातें करते टाइम, इंटरवल का मतलब है कि बीच बीच में कभी कभार ऐसी बातें कर लेते हैं जो बुद्धिमत्ता वाली होती हैं। लेकिन जो शैडवेल है वो भूले भटके से भी सेंस वाली बात नहीं करता है, तो इसलिए वो परफेक्ट है मेरे सक्सेशन के रूप में आने के लिए। आगे की लाइनों में कहते हैं, बट शैडवेल्स जीनियस नाइट एडमिट्स नो रे, हीज राइजिंग फॉक्स प्रिवेल अपॉन द डे, बिसाइड हीज गुडली फैब्रिक फिल्स द आईज एंड सीम्स डिज़ाइन फॉर थॉटलेस मेजेस्टी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शैडवेल है उसकी जो जीनियस नाइट है, यानी कि ऐसी नाइट जो बहुत ही अंधकार में है, मतलब वो कभी ख़त्म ना होने वाली नाइट, उसे वो जीनियस नाइट कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसकी ये जो जीनियस नाइट है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब कि ये जो बेवकूफ़ी भरी उसकी नाइट है, बेवकूफ़ी भरी बातों का जो रात है वो कभी ख़त्म नहीं होती, उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं पड़ती, नो रेज, कोई रोशनी नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, और उसका जो राइजिंग फॉग है यानी कि जो कोहरा है, जो उनके हिसाब से जो शैडवेल का बेवकूफ़ी वाला जो फॉग है वो दिन को भी ढक लेता है। आगे कह रहे हैं, बिसाइड द गुडली फैब्रिक फिल द आईज, और अगर
इसके अलावा कुछ बात करें तो वो जो फैब्रिक पहनता है, जो उस कपड़े पहनता है, वो कपड़े आँखों को तो आनंद देते हैं, मतलब आँखों को ठीक लगते हैं। एंड सीम्स डिज़ाइन फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, और थॉटलेस का मतलब यहाँ पे फुलिश से है, तो वो कह रहा है, जो फ्लैक्नो है वो कह रहा है कि उसके जो कपड़े हैं और उसका जो डिज़ाइन है, वो कपड़े आँखों को तो ठीक लगते हैं, लेकिन उसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि वो बनाया ही गया है मूर्खों के राजा के लिए। थॉटलेस मैजेस्टी का मतलब है मूर्खों का राजा, और मूर्खों के राजा के लिए वो बनाए गए हैं। आगे की लाइनों में कहते हैं, थॉटलेस एज मोनार्क ओक दैट शेड द प्लेन एंड स्प्रेड इन सोलेम स्टेट सिपिनली रेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो थॉटलेस यानी कि जो बेवकूफ़ों भरा जो मोनार्क है वो ऐसा है जैसे कि ओक का वृक्ष होता है। अब ओक का वृक्ष कैसा होता है, वो बहुत ही प्लेन होता है, और उसकी जो शेड होती है बहुत ही प्लेन होती है, मतलब विदाउट शेड, ऐसा उतना ऊपर होता है कि उसकी शेड भी नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत लंबा होता है, भारी भरकम होता है और बहुत पुराना भी हो जाता है, सालों साल मतलब सदियों तक वो रहता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि कैसा उनका बॉडी है, भारी भरकम है, ओक के वृक्ष के जैसा, उसकी शेड ऐसी है, उस जो और उसका ऐसा मतलब प्लेन सा शेड है, जो कि स्प्रेड इन सोलेमन स्टेट का मतलब यहाँ वहाँ ऐसे ही बिखरा हुआ है, मतलब कि ऐसी उसकी छाँव है जो कि जगह जगह छिटपुट पड़ती है, किसी एक जगह कोई व्यक्ति उसकी छाँव में नहीं बैठ सकता है, ऐसा होता है ओक का ट्री। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इसका जो छाँव है वो ऐसा है। आगे कह रहे हैं, हेवुड एंड शिरले were but types of the thought last great tautology. Even I, a dons of more renown that they was sent before but prepare thy way. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हेवुड और शिरले हैं वो भी तुम्हारे जैसे हैं। दे आर टाइप ऑफ दी, मतलब कि वो भी तुम्हारे जैसे हैं, और तुम्हारे जैसे कैसे, बेवकूफ़। थॉट लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी का मतलब है, टोटोलॉजी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। तो वो कह रहे हैं कि वो बार बार एक ही वर्ड को, एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार उसी बात को कहते हैं, बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं, ऐसे बड़े बेवकूफ़ हैं वो। उसके बाद कह रहे हैं, इसमें एक और मीनिंग है कि यहाँ पे जैसे कि शिरले और हैवुड बार बार आए और गए, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए तब जाके तुम पैदा हुए, ऐसे वो बोल रहे हैं। मैक फ्लैक्नो को फ्लैक्नो बोल रहे हैं। इवन आई डॉन्स ऑफ मोर रिनोन का मतलब यहाँ पे है कि जबकि मैं उनसे भी मतलब मैं जो हूँ जबकि उनसे भी बड़ा बेवकूफ़ों में फेमस हूँ, मतलब बेवकूफ़ों में उनसे भी ज़्यादा फेमस हूँ। वह सेंट बिफोर द प्रिपेयर दाई वे, और उनके पहले मैं यहाँ आया हूँ उनके रास्ते को बनाने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। एंड कॉस्टली क्लैड इन नॉर्विच ड्रग्ड केम टू टीच द नेशन इन द ग्रेटर नेम। और कह रहे हैं कि उनका नाम बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मैं ऐसे कपड़ों में आया हूँ जैसे नॉर्विच के ड्रग्ड केम, मतलब नॉर्विच में एक ऐसा कपड़ा फेमस है, उन कपड़ों में मैं यहाँ पे आया हूँ। माई वाबलिंग ल्यूट द ल्यूट आई बिलोंग संग when to King John of Portugal I sung was but the prelude to what glorious day when thou on silver Thames didst cut thy way। और कह रहे हैं कि जब मैं आया तो मैं ऐसा ल्यूट बजाने के लिए आया, और एक्चुअली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये फ्लैक्नो बता रहे हैं अब अपने बेटे के बारे में, और कह रहे हैं मैक फ्लैक्नो के बारे में बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसने ऐसा फ्लूट बजाने का सोचा था और ऐसा फ्लूट बजाया कि उसे लगा कि मतलब वो सोच रहा था कि पुर्तगाल के जो राजा हैं किंग जॉन, उनको वो खुश कर देगा, और जब वो ग्लोरियस दिन आएगा उस दिन उसके प्रिल्यूड जो है उसको सुन करके उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं When thou on silver Thames didst cut thy way, और उसके गाने को सुन के सिल्वर जो थेम्स है वो उसके भी किनारे दो भागों में बढ़ जाएंगे उसके गाने को सुन के। With well tamed oars before the royal barge swelled with the pride of thy celestial charge। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब टाइम आया उसका, तो जब गाना हुआ तो वो कहाँ पे हो रहा था, एक छोटी सी नाव में हो रहा था, जबकि उसने क्या सोचा था कि बहुत बड़ा दरबार होगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, वो छोटी सी नाव में वो गाना हो रहा था, और वो
जो फ्लेक्नो था, मैक फ्लेक्नो यहाँ मैक फ्लेक्नो की कहानी बता रहा है और बता रहा है कि मेरा बेटा किस तरीके से बेवकूफ़ों का में भी सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और कह रहे हैं कि जो वो था उसने ऐसा ऐसा सोचा था और वो कर क्या रहा है कि वो एक रॉयल बार जो कि बहुत ही छोटी सी नाव होती है उसमें, और जो सेलेस्टियल चार्ज का मतलब है कि ऐसा कोरस, जब कोरस में कोई व्यक्ति पीछे जा कर के गाना सुना रहा हो, तो कह रहे हैं कि ऐसा कोरस गा रहा था वो जिसमें वो बहुत ही लास्ट में आता था, एकदम पीछे था, वो ऐसा गा रहा था। और कह रहे हैं एंड बिग विद हाइम कमांडर ऑफ एन होस्ट द लाइक वॉज नियर इन एप्सन ब्लैंकेट टोस्ट। अब ब्लैंकेट टोस्ट यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जब किसी गाने को पसंद नहीं किया जाता है तो उसका विरोध करने के लिए ब्लैंकेट टोस्ट किया जाता है, यानी उस गाने को अपमानित किया जाता है। तो कह रहे हैं कि जो गाना वो वहाँ पे गाया गया था, वहाँ पे होस्ट ने ब्लैंकेट टोस्ट करके उस गाने को मना कर दिया था, मतलब उसको उसका अपमान कर दिया था, उस गाने को उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उस गाने में भी इनको जगह नहीं मिली थी, इनको पीछे रखा गया था गाना गाने के लिए। आगे कह रहे हैं मेथिंग्स आई सी द न्यू एरिसन सेल, और यहाँ पे एरिसन सेल उसको बोला गया है जो व्यक्ति गाना गाता था तो वो डॉल्फिन्स आ जाया करती थी किनारे पे उसके म्यूज़िक को सुन करके। और कह रहे हैं कि उसने सोचा था कि मैं जब गाऊंगा तो मेरे गाने को सुन करके मतलब क्या होगा, तो डॉल्फिन आएंगी एरिसन सेल की तरह। आगे कह रहे हैं द ल्यूट स्टिल ट्रैम्बलिंग अंडरनीथ दाई नेल एट दाई वेल शार्पेन थम फ्रॉम शोर टू शोर द ट्रैवल squares for fear the buses roar echoes from pissing alley Shadwell call and Shadwell they resound from Aston Hall। आगे कह रहे हैं कि जब सैडवेल ने ल्यूट बजाया और ट्रेवलिंग किया तो क्या हुआ, उसकी जो नेल थी वो इतने तेज़ चला रहा था जैसे तलवार चलाते हो इस तरीके से, और उसकी जो साउंड निकल रही थी वो कैसे निकल रही थी, वो शोर टू शोर सुनाई दे रही थी, मतलब इतनी इधर एक किनारे से दूसरे किनारे तक गूंज रही थी। और जो ट्रैबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी डर के मारे चिल्लाने लगा, और जो बास एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी गरजने लगा, और इको इतनी ज़्यादा हो गई कि जो पिसिंग एले एक लंदन की एक गली है वो भी शैडवेल को चिल्लाने लगी, शैडवेल ऐसे कॉल करके चिल्लाने लगी, और उसकी भी जो साउंड है वो एस्टन हॉल तक पहुँचने लगी। इतना तेज़ उसने म्यूज़िक बजाया था, और ऐसा म्यूज़िक बजाया था कि पूरा फियरफुल माहौल हो गया था उसकी म्यूज़िक से, जबकि उसने क्या सोचा था कि फिश आ जाएंगी। आगे कह रहे हैं अबाउट द बोट द लिटिल फिशेज थ्रोंग एज एट द मॉर्निंग टोस्ट दैट फ्लोट्स अलॉन्ग। कह रहे हैं कि जब वो बोट पे बैठा था छोटे वाले, उस पे से जब वो इस गाने को बजा रहा था तो छोटी छोटी मछलियाँ आ रही थी जो कि गाने को सुनती भी नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन गाना सुनती है, बाकी मछलियाँ गाना नहीं सुनती हैं। तो कह रहा है, और वो आ रही थी टोस्ट को खाने के लिए, जो फ्लोटिंग टोस्ट उसके ऊपर वो फेंका जा रहा था वो खाने आ रही थी। समटाइम्स एज प्रिंस ऑफ दाई हारमोनियस बैंड दो विल दाई पेपर्स इन द ट्रेशरिंग हैंड। और ऐसे वो उस पत्र को इस तरीके से घुमा रहा था जिस पत्र से गाइड किया जाता है गाने को, और वो ऐसे उसको मानो कि कोई सूप लेकर के, जैसे अनाज जिसमें पछोरा जाता है या फिर फटकारा जाता है ना, उसको लेकर के कोई इस तरीके से जल्दी जल्दी से फटकार लगा रहा हो, तो इतनी तेज़ से वो हाथ चला रहा था और ऐसा लग रहा था थ्रेशरिंग हो रहा है या फिर कोई अनाज को ऐसे फटकार लगा करके साफ़ किया जा रहा है, इतनी तेज़ी से वो उस पत्र को हिला रहा था। तो आप सोचो कि कितना फियरफुल माहौल था। जिसने सोचा था कि मैं इम्प्रेस करके पुरस्कृत होऊंगा, तो वहाँ पे उसको एकदम पीछे कोरस में रखा गया और उसको बहुत ज़्यादा उसकी गाने को किसी ने सुना नहीं, और जो आगे भी अच्छे गाने वाले थे उनके गाने को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसमें भी उसे जगह नहीं मिला था, उसको पीछे रखा गया था। इस तरीके से वो गाने वाला था। आगे कह रहे हैं कि जो एरिसन जो सेल को बुलाया करता था गाना गा करके अपने डॉल्फिन्स को, इसने जो था मैं डॉल्फिन बोलूँगा तो आएंगी, और होता क्या है कि छोटी छोटी फिशेज आती हैं जो कि म्यूज़िक भी नहीं सुनती है, वो तो टोस्ट खाने आती हैं। अब इन सब चीज़ों को ये तारीफ़ के रूप में बता रहे हैं, फ्लेक्नो जी मैक फ्लेक्नो की तारीफ़ के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि वो उनको तो बेवकूफ़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी की हैं जो हो रही हैं। सो गाइज़, ये एक पार्ट था। सेकेंड पार्ट में इसका हम आगे का भाग करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।